इसके पहले की कक्षाओं में हमने रामबृक्ष बेनीपुरी की जो रचनाएँ हैं और प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रायः जो भी प्रश्न पूछे जाते थे उस पे हमने अपनी बातचीत रखी। इस कक्षा में हम लोग इनकी जो लगी हुई रचना माटी की मूर्ति जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ था, उस पे हम लोग अपनी बातचीत रखेंगे। संभवतः माटी की मूर्ति में 12 शब्द चित्र हैं, जिसका आगे क्रम से चर्चा करेंगे। पहले नंबर पे रजिया, दूसरे नंबर पे बलदेव सिंह, तीसरे नंबर पे सैजू भैया, चौथे नंबर पे मंगर, पांचवें नंबर पे रूपा की आजी, छठवें नंबर पे देव, सातवें नंबर पे बाल गोबनी भगत, आठवें नंबर पे भौजी, नौवें नंबर पे परमेश्वर, 10वें नंबर पे बैजू मामा और 11 नंबर पे सुभान खान, 12 नंबर पे बुधिया। हम लोग पहले क्रम से शुरुआत कर रहे हैं। पहले नंबर पे जो रजिया शब्द संग्रह में लगी हुई पहले नंबर पे आ रही है, उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। इस शब्द चित्र की शुरुआत उस महीने से शुरुआत होती है और इसमें रजिया की माँ, रजिया यानी कि जो रजिया की माँ है मौसी स्वयं लेखक रजिया शब्द यानी कि इस शब्द से चित्र के माध्यम से कुछ प्रमुख पात्र जिसमें रजिया लेख लेखक के मौसी और रजिया के जो पति हैं उनका नाम हसन है। विभिन्न प्रकार के पात्रों का जिक्र हुआ है। रजिया गांव, रजिया शीर्षक शब्द चित्र के माध्यम से लेखक ने रजिया के माध्यम से वह गांव के जो लोक सांस्कृतिक पर्व यानी कि जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रायः उत्साह के रूप में आपस में मिलते थे, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं। यानी कि रजिया शीर्षक चरित्र कथा के माध्यम से लेखक ने गांव की जो चूड़ी हानि जो एक स्थान व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चूड़ी पहनाने का काम करते हैं, रजिया का काम कौशल वही था। उसको मार्मिक रूप से या ग्रामीण सौंदर्य को उसने जीवन के संघर्ष के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। ग्रामीण जीवन की सादगी एवं निश्चलता, आपसीदारी और सांप्रदायिक एकता का मिसाल रजिया के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। रजिया उपशीर्षक में रजिया इसमें मुख्य पात्र के रूप में आई है। रजिया का पेशा प्रायः ग्रामीण जीवन में चूड़ी पहनाने का काम है। उसको लेखक ने ग्रामीण जीवन की जो सुंदर या सौंदर्य आकृति है उसको इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। रजिया अपने माँ के साथ है यानी कि रजिया प्रायः अपनी माँ के साथ एक गांव से दूसरे गांव चूड़ी बेचने का काम करती है। वह लेखक के घर भी आती है। रजिया की जो माँ है वह मजाकिया किस्म की है। वह प्रायः लेखक से कहती हैं कि रजिया का विवाह करेंगे क्या आप। ठीक इसी प्रकार से जीवनचर्या चलता रहता। लंबे समय के बाद लेखक को रजिया से भेंट पटना नामक शहर में होता है, जहाँ वह सामान खरीदने गई थी। इस शब्द चित्र में लेखक समय बीतने पर यानी कि इस रेखा चित्र के माध्यम से समय बीतने पे नेता बनकर एक बार रजिया के गांव में आता और रजिया की जो पोती है उसे
दादी यानी कि उनसे मिलाने के लिए ले जाती है। यानी कि रजिया की अब शादी हो चुकी है, उसके बाल बच्चे हो चुके हैं, तो उसकी जो पोती है वह प्रायः रजिया से मिलाने को ले जाती है। रजिया बूढ़ी हो चली है, उसका पति जो हसन उसका पति है, वह उसके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा कलकत्ता में है, दूसरा पुश्तैनी पेशे में लगा हुआ है, जबकि जो तीसरा पुत्र है वह शहर में काम करने योग्य यानी शहर में पढ़ाई करने से जाता है। वस्तुतः इस शब्द चित्र में मौसी वस्तुतः लेखक के जो वास्तविक जीवन की मौसी का रूप है और उसी ने पालन पोषण किया है। यानी कि इस शब्द चित्र के माध्यम से लेखक का जो बचपन है वह प्रायः अपने मामा के घरों पे बीता। बचपन में अपनी माँ के साथ आई रजिया को लेखक की मौसी छठ व्रत का प्रसाद ठकुआ और कसा देती है। यानी कि आपसी जो संस्कृत जिसे पास क्लोज का कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, उसके माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन के सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर राम वचन राय रजिया के बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं, बेनीपुरी की इन चरित्र कथाओं में ग्रामीण जीवन की सादगी, निश्चलता, आपसी और सांप्रदायिक एकता के चित्र पड़े हैं। रजिया इसकी एक मिसाल है। वस्तुतः रजिया शब्द क्षेत्र में लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करने का और बनाने का समतुल प्रयास किया है। दूसरे नंबर पे जो रेखा चित्र में बलदेव सिंह आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ प्रमुख विशेषताओं पे लेखक ने अपनी नज़र या लेखक ने उनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार से है, आए हम सभी उन विशेषताओं से रूबरू हों। बलदेव सिंह शब्द चित्र के पात्र बलदेव सिंह यानी लेखक के मामा जो बलदेव सिंह हैं, वस्तुतः यह लेखक के मामा हैं। जवानी में ही पिता के मर जाने के कारण बलदेव सिंह अपनी मां के साथ ननिहाल में रहने लगे थे। जवान होने पे बलदेव सिंह बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करता था और खूब रुपया कमाता। इस शब्द चित्र की शुरुआत भी पूस महीने की जो ठंड है उससे होती। लेखक जिस गांव में रहते वहाँ एक भी मुसलमान नहीं था, किंतु फिर भी वहाँ तजिया निकलता, लोग लाठी से आपस में एक दूसरे के साथ खेलते। बलदेव ननिहाल से आकर अपने पुश्तैनी गांव में रहने की बात पे लेखक के मामा, जिन्हें बलदेव चाचा मानते, उन्हें कहकर आपस में बात करता। लेखक का गांव राजपूत और अहीरों का तथ्य माना जाता है। यानी कि लेखक के गांव में राजपूत और यादव लोगों का बोलबाला था। राजपूत को अगर राम की शान थी तो ग्वाला को कृष्ण की शान थी। बिशनपुर गांव में 2 सगे भाइयों के बीच आम के पेड़ में लदे हुए आम को लेकर खूनी जंग हो गया। बलदेव बड़े भाई के पक्ष में लड़ते रहे। बलदेव सिंह अबला विधवा के जमीन और अस्तित्व को रक्षा करने के लिए खुद को बलिदान कर गए। बलदेव शब्द चित्र की अंतिम पंक्ति एक मोर थी। जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा, आभा में, जीवन में, यौवन में, और आज भी एक और है जब उन्हें इस मृत रूप में देख रहे हैं, उफ उफ।
यानी कि दूसरे शब्द चित्र जिसमें बलदेव हैं, बलदेव लेखक के मामा, और बलदेव के माध्यम से लेखक उस ग्रामीण जीवन के संदर्भ को पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे सहजू भैया। सहजू भैया रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांग, चिंपैंजी की तरह बाहें, कमर में। सरजू भैया की कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में।